हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अप्लाइड साइंस स्टडी पॉइंट में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का 5वां चैप्टर स्थिर चुंबकत्व एवं वैद्युत चुंबकत्व। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज उसके आधार पर हम पढ़ेंगे विद्युत जनित्र या डायनमो, इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनमो। फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या था, क्या बताया था उन्होंने बताया था कि ऑस्टेड ने जैसे ये खोज की कि जहाँ पे वैद्युत धारा प्रवाहित होती है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसी आइडिया से प्रेरित होकर फैराडे ने ये सिद्ध किया, ये बताया हमें कि जब कहीं पे वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा को भी प्रवाहित किया जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आइए उसके आधार पर देखते हैं वैद्युत जनित्र या डायनमो। वैद्युत जनित्र क्या होता है या डायनमो क्या होता है? ये एक ऐसी युक्ति है, ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसा हम देखते हैं, जिसको जनरेटर बोलते हैं हम सामान्य भाषा में, क्या करता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत जनित्र या डायनमो। ये दो प्रकार का होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। तो सबसे पहले देखते हैं एसी जनरेटर क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का मतलब क्या है? ऐसा जनरेटर, ऐसा जनित्र जिससे उत्पन्न होने वाली धारा क्या हो, प्रत्यावर्ती धारा हो, ठीक है, वैरी करती हो, वेरिएबल हो, ध्रुवीय धारा हो वो। इसको बनाते कैसे हैं जनरेटर को जब बनाते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, सर्पी वलय जिसको स्लिप रिंग कहते हैं इंग्लिश में, और चौथा पार्ट है इसका ब्रुश। ये मुख्य रूप से इसके 4 पार्ट हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, यन और यस, जो ये एरिया है, ये क्या है, ये एरिया जो है ये क्षेत्र चुंबक है। क्षेत्र चुंबक की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है, वैद्युत चुंबक होता है, जिसमें हम धारा प्रवाहित कर देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बीच में एक कुंडली लगी हुई है, कॉइल जिसको कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर को नाम क्या दिया गया है, ABCD। तो ABCD क्या है, एक आयताकार कुंडली है। कुंडली के 2 सिरे हैं, ये दोनों सिरे जाके कहाँ जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं एक S1 के पास, एक B1 के पास। यहाँ पे S1 और S2 क्या है, S1 और S2 क्या है, सर्पी वलय है, स्लिप रिंग है, जिसको हम छल्ला बोल सकते हैं। B1 और B2 क्या है, ग्रेफाइट के रिंग हैं। अब इनका अलग अलग कार्य क्या होता है जिसको देखते हैं। इस प्रकार से इन चारों पार्टों को हम एक साथ जोड़ देते हैं, जिससे हमारा AC जनरेटर तैयार होता है। क्षेत्र चुंबक का कार्य क्या होता है? ये एक शक्तिशाली चुंबक है, जो कुंडली होगी उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना या उसके अंदर वैद्युत फ्लक्स को उत्पन्न करना, वैरी करना, किसका कार्य होगा, ये क्षेत्र चुंबक का, फील्ड मैग्नेट का, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, आर्मेचर ABCD। ये क्या है, एक आयताकार कुंडली है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर लपेट कर तांबे के तार से या एल्युमिनियम के तार से, एल्युमिनियम या कॉपर के तार को लपेटकर बनाई जाती है, जो इस क्षेत्र चुंबक के बीच में घूमता है, वैरी करता है, रोटेट करता रहता है। अगला पार्ट क्या है आपका, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्या है, S1 और S2, जिसको हम छल्ला बोल सकते हैं, घेरा जिसके अंदर बुश घूमता है, जो आपका शेफ्ट होगा वो उसके अंदर घूमता है। तो ये कैसा होता है, कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग 2 तांबे के छल्लों से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लिप रिंग। ये आपस में एक दूसरे को संपर्क नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, संपर्क में नहीं रहते हैं, और कुंडली के साथ
उसके अक्ष पर घूमते रहते हैं, इन्हें हम सर्पी वलय कहते हैं। इन सर्पी वलयों से ग्रेफाइट के दो बुश जुड़े होते हैं जिसको नाम दिया गया है B1 और B2। B1 और B2 ग्रेफाइट के बुश हैं। इनसे हम जिस परिपथ को धारा भेजनी है उसको जोड़ देते हैं B1 से और B2 से। तो इनके बीच में जिस डिवाइस में हमें धारा भेजनी होगी उसको जोड़ देंगे तो उसको धारा प्राप्त होने लगेगी। ठीक है, कार्य कैसे करता है ये? जब हम इस कुंडली को, इस आर्मेचर को शाफ्ट के सहारे घुमाते हैं, घुमाने के लिए हम कई सारे मेथड यूज करते हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, टरबाइन, भाप टरबाइन, किसी भी प्रकार से अगर इनको घुमाया जाता है इस क्षेत्र चुंबक के बीच में, जैसा हम देख रहे हैं अभी चित्र में ABCD, अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, दक्षिणावर्त में घुमाते हैं, तो इस समय AB यहाँ पे है, CD यहाँ पे है। तो जैसा हमने फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम में पढ़ा था कि जब हम किसी क्षेत्र चुंबक को या चुंबक को किसी ध्रुव को इसके पास ले आते हैं तो किसी एक दिशा में विक्षेप होता है, दूर ले जाते हैं तो उसके विपरीत दिशा में विक्षेप होता है। तो उसी सिद्धांत के आधार पर यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब जब ये घूमेगा, इसको हम रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो AB वाली जो भुजा है ये ऊपर की ओर उठेगी और DC वाली भुजा नीचे की ओर जाएगी। तो जब AB ऊपर आ रहा है, DC नीचे जा रहा है, तो ग्राफ के माध्यम से देखते हैं जब AB ऊपर जाता है और अपने स्थान से 90 अंश घूम जाए तो इस समय तो ये तल के समांतर है, क्षेत्र चुंबक के समांतर है, तो इस पर जो फ्लक्स है वो या वैद्युत वाहक बल है वो 0 है। लेकिन जैसे ही ये 0 से 90 डिग्री घूमेगा तो इसमें जो फ्लक्स है वो वैरी करने लगेगा, क्योंकि ये अब क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा जब 90 अंश घूम जाएगा। जब 90 अंश घूम जाएगा तो इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे ये घूमेगा इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसके कारण धारा प्रवाहित होगी। तो जो धारा प्रवाहित हो रही इस समय, जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसकी दिशा कहाँ है? यहाँ पे है A से B की ओर, यहाँ पे है C से D की ओर। तो ये धारा कहाँ पे जा रही है? बुश B1 से होकर इस परिपथ में जा रही, B1 से बाहर की ओर है, B2 से अंदर की ओर, या B1 से बाहर जाती है, B2 से अंदर चली जाती है। ठीक है, जब 90 अंश घूम जाता है तो इस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम हो जाता है और जो ये कुंडली है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके तल के लंबवत हो जाती है। लेकिन अब जब 90 से 180 अंश घूमता है तो जहाँ पे AB है उसकी जगह DC आ जाता है और DC की जगह AB आ जाता है। ये ठीक अपोजिट हो जाता है 180 अंश पर, तो फिर से ये तल के समांतर हो जाता है। तो जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल 0 से 90 अंश हुआ था, 0 से 90 अंश पे मैक्सिमम हुआ था, वो 90 से 180 अंश पर फिर से 0 हो जाता है। तो मतलब पहले आधे चक्र में जो 180 अंश अगर हम इसको घुमाते हैं, सिर्फ 360 ना घुमाकर अभी 180 अंश पर देखते हैं, तो पहला स्टेप हमारा 0 से 90 है। तो 0 से 90 पे वैद्युत फ्लक्स या प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो बढ़ रहा है और मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन जब 90 से 180 अंश पर जाते हैं तो फिर प्रेरित वैद्युत वाहक बल घटने लगता है और 180 अंश पर पहुंच के 0 हो जाता है। तो पहले आधे चक्र में एक बार अधिकतम हुआ, एक बार 0 हुआ। अब 180 अंश से जब 270 अंश की तरफ बढ़ते हैं तो अब यहाँ पे AB की जगह क्या आ जाता है? यहाँ पे हो जाएगा D और यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे A, यहाँ पे B। तो अब AB नीचे की ओर जाएगा और CD ऊपर की ओर आएगा। तो जो धारा की दिशा है वो अब बदल जाएगी, क्योंकि जो रोटेशन था, एक बार अगर ये हम जैसे ध्यान करें तो फैराडे ने बताया था कि जब चुंबक को इसके पास लाते हैं तो किसी एक दिशा में विक्षेप होता है, लेकिन जब उससे दूर ले जाते हैं तो किसी दूसरी दिशा में विक्षेप होता है। तो अगर हम इसको देखते हैं, ये कुंडली इस समय चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास थी। अब उत्तरी ध्रुव से दूर गई तो एक दिशा में विक्षेप हुआ, अब जब उत्तरी ध्रुव के पास आएगी तो फिर दूसरी दिशा में विक्षेप होगा। तो अभी तक जो धारा इस दिशा में बह रही थी A से B की ओर,
और सी से डी की ओर, अब वो धारा की दिशा बदल जाती है। अब वो कहाँ बहेगी? डी से सी की ओर और बी से ए की ओर, ठीक अपोजिट हो जाएगा पहले की अपेक्षा। तो जब 180 से 270 पर जाते हैं, 270 अंश इसको घुमाते हैं, तो 180 से 270 पर जब जाते हैं, तो यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं 180 से 270 पर जाते हैं, तो फिर से प्रेरित वैद्युत वाहक बल अधिकतम हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है ये बी पॉइंट पर। लेकिन इसकी धारा दिशा क्या है? विपरीत है। ये ऊपर की ओर था तो ये इस समय नीचे की ओर है। जब 270 से 360 पर जाते हैं तो पुनः ये क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है जैसा इस समय दिख रहा है। तो इस समय प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती रहती है, हर चक्र में यही प्रक्रिया चलती रहती है, रोटेशन होता रहता है ऐसे ही। तो हम यहां से एक चीज स्पष्ट कर सकते हैं कि पूरे एक चक्र में प्रेरित वैद्युत वाहक बल 2 बार अधिकतम होता है और 2 बार न्यूनतम होता है। लेकिन जब अधिकतम होता है तो इसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। इसलिए यहां से जो धारा उत्पन्न होती है वो कैसी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला टॉपिक, डीसी जनरेटर, दिष्ट धारा डायनमो। जैसा आपने इसमें देखा कि यहाँ पे एसी जनरेटर में कुल मिला के 4 पार्ट हैं मुख्य रूप से, आर्मेचर, कुंडली, क्षेत्र चुंबक, स्लिप रिंग और बुश। सेम उसी प्रकार डीसी जनरेटर में भी 4 पार्ट हैं। यह है आपका कुंडली, आर्मेचर जिसको कहते हैं ABCD, N और S ये पहले की भांति क्षेत्र चुंबक हैं, M और N ये पहले की तरह बुश हैं, P और Q ये फिर से रिंग है, लेकिन जहां पहले हमने स्लिप रिंग यूज की थी वहां पे अब हम स्प्लिट रिंग यूज कर रहे हैं, विभक्त वलय यूज कर रहे हैं, जो एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे को कभी टच नहीं करते हैं। इसकी कार्यप्रणाली में कोई विशेष बदलाव नहीं होता, बहुत थोड़ा सा बदलाव है। जैसे वहां पे हमने देखा था, इस कुंडली को क्या करते हैं? इस क्षेत्र चुंबक के बीच में घुमाया जाता है। जब क्षेत्र चुंबक के बीच में घुमाते हैं तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली के अंदर एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है, और जिसको हम इन बुशों की सहायता से बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं, जहां पे हमें इनको संचरित करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग, इन दोनों में हमें डिफरेंस देखना है कि एसी में हम क्या यूज कर रहे हैं। ये स्लिप रिंग है, यहाँ पे देखें ये दोनों रिंगें अलग अलग हैं, ये इस शेफ्ट के साथ घूम रही हैं, अक्ष के साथ घूम रही हैं। यहाँ पे ये स्प्लिट रिंग है, एक ही रिंग है लेकिन इसके 2 भाग हैं, बीच से ये एक दूसरे से अलग हैं, और दोनों का कनेक्शन ग्रेफाइट के बुश से कर दिया गया है। ग्रेफाइट के बुश या जो स्लिप रिंग है, ये स्लिप रिंग किसकी बनी होती है? ये स्लिप रिंग किसी धातु से बनी होती है, चालक से, जो 2 भागों में बटी होती है। आधे आधे भाग को अलग कर दिया जाता है इनको, और इनको आर्मेचर के साथ, आर्मेचर जो कुंडली है आपका, उसके जो 2 हिस्से, 2 सिरे हैं, उन दोनों सिरों के साथ एक एक सिरे को जोड़ दिया जाता है, और दोनों स्प्लिट रिंग को, विभक्त वलय को, उनके ऊपर एक एक ग्रेफाइट के बुश लगा देते हैं, और बुश की सहायता से बाह्य परिपथ में हम धारा को संचरित कर लेते हैं। इसकी कार्यविधि देखते हैं। जैसे वहां पे हमने देखा कि जब हम कुंडली को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इस समय धारा की दिशा A से B की ओर और C से D की ओर होती है, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और धारा की दिशा A से B की ओर और C से D की ओर होती है। सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी हो रही है, A से B की ओर, C से D की ओर है, और किसी एक बुश से धारा बाह्य परिपथ में जाती है। जब इसको 90 अंश पर घुमा देते हैं, 0 से 90, तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल अधिकतम हो जाता है और अधिकतम धारा प्रवाहित होने लगती है। जब 90 से
180 अंश पर ले जाते हैं तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल शून्य हो जाता है। लेकिन जब 180 से 270 पर जाते हैं तो फिर से प्रेरित वैद्युत वाहक बल अधिकतम होता है, लेकिन दिशा विपरीत हो जाती है, जिसके कारण एसी में जो हमें धारा मिल रही थी वो विपरीत दिशाओं में मिल रही थी। उसको दूर करने के लिए ही हम यहाँ पे स्प्लिट रिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये 180 अंश घूमेगा, जो बुश हैं ये आपस में एक दूसरे को बदल लेते हैं। जहाँ यम है यहाँ पे यन आ जाएगा, जहाँ पे यन है यहाँ पर यम आ जाएगा। तो जो धारा की दिशा बदलती थी, यहाँ पर धारा एक बार ऊपर की ओर बह रही थी, एक बार नीचे की ओर, जो धारा की दिशा यहाँ पर बदलती है वो धारा की दिशा यहाँ पर भी बदलती है, लेकिन उसको हम समायोजित कर लेते हैं बुशों को बदलकर। तो जब बुशों को बदल देते हैं तो यहाँ पर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। कुछ इस प्रकार से कि पहले आधे चक्र में ये धारा प्रवाहित हुई, फिर अब दूसरे आधे चक्र में फिर से यही धारा इसी दिशा में प्रवाहित होगी, अगले आधे चक्र में फिर से। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जहाँ हम एसी जनरेटर में स्लिप रिंग का यूज करते हैं उसमें बुश आपस में बदलते नहीं हैं। तो जब कुंडली को पूरा एक चक्कर घुमाया जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि पूरे एक चक्कर में प्रेरित वैद्युत वाहक बल 2 बार अधिकतम होता है, 2 बार शून्य होता है। लेकिन जब 2 बार अधिकतम होता है तो वो विपरीत दिशा में अधिकतम होता है, एक बार ऊपर की ओर अधिकतम होगा तो दूसरी बार नीचे की ओर अधिकतम होगा। तो विपरीत दिशाओं में होने के कारण वहाँ पे हमें एसी करंट प्राप्त होती है। यहाँ पर भी कुंडली से जो धारा मिल रही है वो विपरीत दिशाओं में होती है, लेकिन यहाँ पे जो हमने स्प्लिट रिंग का प्रयोग किया है, इस स्प्लिट रिंग के कारण जो बुश हैं ये आपस में हर आधे चक्र के बाद बदल जाते हैं, बारी बारी से टच करते हैं, पी और क्यू को बारी बारी से टच करते हैं। आधे चक्र में यम पी को टच करेगा, आधे चक्र में यम क्यू को टच करेगा। तो जो धारा की दिशा बदलती है हर आधे चक्र के बाद उसको यहाँ पे समायोजित कर लिया जाता है और धारा हमेशा एक ही दिशा में बहती रहती है। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर की कार्यविधि। एक समस्या आती है यहाँ पे ईडी करंट की, जिसको हम कहते हैं भंवर धाराएं। भंवर धाराएं क्या होती हैं कि जब हम किसी मटेरियल को या किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और वैरी कराते हैं, गति कराते हैं, तो उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लेकिन फैराडे ने यह बताया कि जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जिससे उत्पन्न होता है ये उसी का विरोध करता है, अपोज करता है। तो इस विरोध के कारण हमें वहाँ पे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, ऊर्जा हानि होती है। तो इस विरोध के कारण जो उसके तल में धाराएं उत्पन्न होती हैं वो भंवर के रूप में होती हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। लेमिनेटेड कोर जिसको हम पटलित क्रोड कहते हैं। पटलित क्रोड क्या होता है, जो जिस क्रोड पे लपेट कर हम कुंडली बनाते हैं वो कच्चा लोहा होता है, सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन का एक सीधा एक मटेरियल ना लेके उसके हम पतली पतली कई सारी पत्तियां बना लेते हैं, ब्लेड्स बना लेते हैं। उसको हम उसके ऊपर वायर लपेट कर एक दूसरे से पृथक रखते हुए, आइसोलेट रखते हुए उनको एक साथ मिला देते हैं, तो जिससे पटलित क्रोड तैयार होता है। और जो भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही थी वो समस्या से छुटकारा मिल जाता है। भंवर धाराओं से हानि क्या होती है कि भंवर धाराओं से जब भंवर धाराएं ज़्यादा उत्पन्न होंगी तो जो मटेरियल होगा, कुंडली होगी, वो गर्म होने लगेगी, और इतना गर्म हो सकती है कि वो लाल होकर टूट सकता है, वो मटेरियल टूट सकता है, जल सकता है, जिसको हम दूर करने के लिए लैमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। भंवर धाराओं का उपयोग भी कई जगहों पर किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों में स्पीड बताने के लिए कुछ मीटर्स लगे होते हैं जिसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। तो स्पीडोमीटर में हम ईडी करंट का यूज करते हैं। ईडी करंट की सहायता से ही हम गाड़ी की स्पीड बताते हैं। दूसरा, इस समय जो वैद्युत ट्रेनों का संचालन होता है, तो वैद्युत ट्रेनों में जो ब्रेक लगाते हैं उसको हम कहते हैं वैद्युत ब्रेक। जो वैद्युत ब्रेक सिस्टम है वो भी ईडी करंट पर, भंवर धाराओं पर आधारित होता है।
इस प्रकार से हम भंवर धाराओं का भी जो हानि है उसका भी यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर? ट्रेनों में, वैद्युत ब्रेक में, और जो कोर बनाते हैं, सॉरी, जो मोटर गाड़ियां हैं उनके स्पीडोमीटर, जो स्पीड मापने के लिए यंत्र बनाते हैं, उसको स्पीडोमीटर में हम यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज इसका कर सकते हैं, जो प्रेरण भट्ठी होती है उसमें ऊष्मा द्वारा हम किसी धातु को पिघलाते हैं, तो वहां पे भी इसका यूज किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि उनको नोट्स नहीं प्रोवाइड हो पा रहे हैं, तो आप इसके जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें जाके इसके PDF नोट्स के लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।